नमस्कार, आपके साथ एक बार फिर से तैयार हैं। आज हम बात करते हैं जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स की, जो समसामयिक मुद्दे विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं 77वां गणतंत्र दिवस। इस बार जो इसकी थीम थी, वो थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। जैसे कि आपको पता होगा कि चर्चा संसद से लेके सड़कों पर काफ़ी रही है। समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल्स पर आपने देखी होगी। ये जो थीम है वंदे मातरम, सबसे पहले 1875 में प्रकाशित हुआ था। उसके उपलक्ष्य में ये थीम रखी गई थी। इस बार जो मुख्य अतिथि थे कार्यक्रम के, यूरोपीय कमीशन के उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये अध्यक्ष है यूरोपीय कमीशन के, और एंटोनिया कोस्टा जो है वो भी यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंट है। और इस अवसर पर भारत ने ईयू के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौता भी किया है, जो व्यापार की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण। अगली बात, 131 पद्म पुरस्कार इस बार प्रदान किए गए हैं। इसमें से 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। ये भी एक महत्वपूर्ण डाटा है। पद्म पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण है सम्मान की दृष्टि से, देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अगला है, राजस्थान से 3 इस बार जो है पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले हैं गफरुद्दीन जी मेवाती, जो कि डीग के हैं और ये बपंग के कुशल वादक है। और सबसे बड़ी बात, लोक गायन की जो पांडु का कड़ा है, यह इसके गायन का कार्य करते हैं, कलाकार है। पांडु का कड़ा या पांडवों का कड़ा महाभारत का एक प्रसंग है, इसे लोक गायन की शैली में ये प्रस्तुत करते हैं। दूसरे हैं तगाराम भील, ये जैसलमेर के मूलसागर गांव के हैं और अलगोजा के वादक हैं। अलगोजा एक लोकवाद्य यंत्र है। और तीसरा जो पद्मश्री राजस्थान को गया है, वो है ब्रह्मदेव जी महाराज। ये श्री गंगानगर में सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें मिला है और इनके द्वारा जो दिव्यांग, जो नेत्र ज्योति के बिना जो बच्चे हैं, उनके लिए जगदम्बा अंध विद्यालय का जो है संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार ये सारी बातें गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण है। कुछ और बातें भी हैं गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई। गणतंत्र दिवस पर परेड के साथ जो झांकियां निकाली जाती है, उसमें इस बार जो है प्रथम स्थान है, वो है गणेश उत्सव। महाराष्ट्र की झांकी थी ये। गणेश उत्सव से आत्मनिर्भरता का जो है नाम था झांकी का। और राजस्थान की झांकी भी इसमें शामिल हुई है। बीकानेर की उस्ता कला जो है अपनी, वो राजस्थान की झांकी की थीम थी। और इसका जो नाम था गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का स्वर्णिम स्पर्श, ये हिंदी में इसका नाम था। और इसे पॉपुलर चॉइस अवार्ड भी इस बार इस झांकी को प्राप्त हुआ है। अगला जो तथ्य है वो भी 26 जनवरी से ही है। 26 जनवरी पर पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है इस बार 15 बच्चों को प्रदान किए गए हैं। देखिए, ये पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? 5 से 18 वर्ष की आयु के बीच। ये पुरस्कार कुल 7 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, जैसे वीरता, खेल आदि में असाधारण उपलब्धियों के लिए ये चीज जरूरी है। और ये महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार हम ध्यान से देखें तो सिर्फ 26 जनवरी के ही हमें खूब सारे महत्वपूर्ण 10-12 जो फैक्ट्स है काफी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री वगैरह, बाल पुरस्कार और राजस्थान की झांकी का जो सवाल है वो भी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चर्चित व्यक्तित्व जो जनवरी महीने में अपने कार्यों से, अपने बयानों से या नई नियुक्तियां आदि से जो चर्चा में रहे हैं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अजीत पवार,
ये महाराष्ट्र के 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे और जनवरी महीने में एक विमान दुर्घटना में जो है इनका देहावसान हो गया। और ये जो महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट है वहां से ये चुनाव जीत थे। दूसरा है सुनेत्रा पवार, ये महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। इन्हीं की धर्मपत्नी है अजीत पवार की। इनकी जो पार्टी है वो है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। शरद पवार वाली जो पार्टी है। देखिए, सामान्य ज्ञान एक ऐसी विषय वस्तु है, इसे आप खुद जीतना पड़ेंगे। कोई भी किताब में या किसी भी चैनल पर या समाचार पत्र में उसकी सिर्फ हेडिंग होती है, उससे संबंधित जानकारियां होती है, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि हिंदी में समाचार लेखन की एक शैली है, कौन, कहा, क्यों, कैसे और कब, कहिए सच्चे साथी मेरे, मुझे सिखाया सब। तब जब आप इस फैक्ट को पढ़ रहे हैं, इस तथ्य को पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये चीज स्वतः ही आनी चाहिए कि इनकी पार्टी कौन सी है। चलिए, और क्या बात कर सकते हैं अपन इनके बारे में। एनसीपी कैसी पार्टी है? राष्ट्रीय दल है या राज्य दल है? तो ये महाराष्ट्र का एक राज्य दल है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय पार्टियां भारत में कितनी है। अगर आप राजनीति विज्ञान विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में और गहन जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यहीं इसी के साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी दल को राष्ट्रीय दल होने के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती है, किसी भी दल को राज्य दल होने के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती है, मान्यता प्राप्त दल क्या होते हैं, गैर मान्यता प्राप्त दल क्या होते हैं। ये सारी चीजें इसको पढ़ते समय आपको खुद ही आगे से आगे अपडेट होना है, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पढ़ना है और अपना जनरल नॉलेज जो है खुद ही अपडेट करना चाहिए। आप देखिएगा जरूर कि राष्ट्रीय दल और राज्य दलों की मान्यता की क्या शर्तें होती। अगला व्यक्तित्व है खालिदा जिया। ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, 3 बार प्रधानमंत्री रही। अभी इनका देहावसान हो गया है और इनकी जो पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, अभी भी चर्चा में, क्योंकि बांग्लादेश में अभी चुनाव का दौर जारी है और ये न्यूज में आता रहता है। अगली जो चर्चित हस्ती है वो है श्री सत्यजीत कपूर। ये आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने। क्या है आईटीबीपी? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। यह भारत चीन की सीमाओं की रक्षा करने का कार्य करता है। लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेके अरुणाचल प्रदेश की तक की सुरक्षा का जो जिम्मा है वो आईटीबीपी के पास है। 1962 में इसकी स्थापना हुई। इसके साथ ही आपको दूसरे तथ्य भी खुद अपने आप से अपडेट करने, जो मेरी जानकारी में है वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। अगला व्यक्तित्व है ग्रासा मासेल। इन्हें इस बार का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। वैसे ये पुरस्कार इसी नाम से लोकप्रिय है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, लेकिन इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। 2025 का इन्हें मिला है। ये मोजाम्बिक की है। ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा। पहली बात कब से शुरू हुआ? 1986। इसलिए दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण और विकास हेतु। यह दिया जाता है प्रमाण पत्र के साथ 1 करोड़ रुपए की राशि जो है पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाए। अगला व्यक्तित्व है जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी। ये वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। अगले हैं राजेश्वर सिंह। ये मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त है राजस्थान के। अभी आप देख रहे होंगे कि पंचायती राज और नगर निकायों के चुनाव जो है होने हैं। उन चुनावों को करवाने का जिम्मा जो है मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के पास है। मार्च अप्रैल महीने में चुनावों की चर्चा जारी है। न्यूज में काफी बार इनके बारे में आता रहता है। अगले हैं आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। अजमेर के जो अध्यक्ष है उत्कल रंजन साहू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और व्यक्तित्व है। अभी विधानसभा का जो है बजट सत्र चल रहा है
और वासुदेव देवनानी जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष है। विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है वो है टीकाराम जूली। और अगला अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, नाम है निकोलस मादुरो। कौन है ये? वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। और नया साल लगते ही 3 जनवरी को ही अमेरिका ने समाचारों की दुनिया में बहुत बड़ा धमाका कर दिया। क्या किया? इनको हिरासत में ले लिया। और इसके लिए जो ऑपरेशन चला था वो था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, यानी कि पूरी तरह से खात्मा। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का मतलब पूरी तरह से समाप्त करना, पूरी तरह से खात्मा करना। अगला है राकेश अग्रवाल। ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, NIA। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ये वह दौर था जब देश में आतंकवादी हमले बहुत ज्यादा हो रहे थे और जांच के लिए इसका गठन किया गया था। अगला है मेजर स्वाति शांता कुमार। ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्यरत है भारत की ओर से दक्षिणी सूडान में। और इनको जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव अवार्ड 2025 मिला है। इन्होंने वहां पर शांति स्थापना के साथ ही लैंगिक समानता के लिए भी बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए इनको जो है इस बार का संयुक्त राष्ट्र महासचिव अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी महीना काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिनके बारे में बैंकिंग, SSC और भी परीक्षाओं में और सर्विसेज वगैरह जो भी सब में प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला है 9 जनवरी। कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस भारत लौटे थे और उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर अपने हाथ में संभाली थी। और इसकी जो बात है प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की, ये 2003 से हुई। अगला है 12 जनवरी। इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद की जयंती का दिन है, क्योंकि स्वामी जी युवाओं के लिए दुनिया भर में आदर्श रहे हैं, तो उनके जन्मोत्सव को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखनी है। इस बार के जो युवा दिवस की थीम है वो है स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें। खुद को जलाएं, खुद के अंदर ज्ञान की ज्योति जगाएं और अपने ज्ञान से, अपने कार्यों से पूरी दुनिया को प्रभावित करना है आपको। इस प्रकार की इसकी थीम थी। अगला है 23 जनवरी। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। चलिए अगला 24 जनवरी, इसे राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन एक और भी दिन था, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। हमारे भारत में तो जो है शिक्षा दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति। सभी की थीम जो है आपको ध्यान में रखनी है, काफी बार परीक्षाओं में ये। अगला है 25 जनवरी। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार की थीम थी मेरा भारत मेरा वोट, माई इंडिया माई वोट। अगला है 29 जनवरी। 29 जनवरी कौन सा दिवस है इस दिन? भारतीय समाचार पत्र दिवस। क्यों मनाया जाता है 29 जनवरी को? जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा बंगाल गजट नाम का समाचार पत्र 1780 में निकाला गया था और उसी दिवस को जो है भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में अब भी मनाया जाता है। चलिए महत्वपूर्ण दिवस की जो जानकारी थी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक संकेत राजस्थान से इसको मिला है नागौरी अश्वगंधा को। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये राजस्थान से 23वां GI टैग है
और कृषि क्षेत्र का दूसरा है। इससे पहले सोजत की मेहंदी, कृषि क्षेत्र से सोजत की मेहंदी, इसको भौगोलिक संकेत मिल चुका है। और ध्यान ये रखना, ये कौन प्रदान करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का जो डीपीआईटी विभाग है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला, देश की पहली पेपरलेस अदालत। सारे कार्य डिजिटल रूप से होंगे, पेपर का उपयोग नहीं होगा। एप्लीकेशन फाइल करने से लेकर रिजल्ट, उसका केस का क्या रहता है, वहां तक का सारा काम डिजिटल मोड में होगा। और ये अदालत है कलपेटा, वायनाड में, केरल राज्य में। अगली एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चित नदी है, इसका नाम है तमसा नदी। ये गंगा की सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश में बहती है। चर्चा में क्यों रही? मोदी जी के प्रधानमंत्री जो है, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के 130वें मन की बात संस्करण में इसकी चर्चा उन्होंने की थी। चर्चा इसलिए की कि आजमगढ़ की जनता ने पुनर्जीवन का बीड़ा उठाया है और काफी अच्छा काम वहां पर हुआ है। तो मोदी जी ने इसकी चर्चा की कि जनता जो है खुद पहल करके हमारी नदियों कैसे कर सकती है, उन्हें नया जीवन कैसे दे सकती है। अगली महत्वपूर्ण घटना है, पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका ने 27 जनवरी 2026 को खुद को हटा लिया है। जबकि अमेरिका जो है खुद दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश है। क्या है पेरिस जलवायु समझौता? COP21 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2015 में सभी देशों ने, सदस्य देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि औद्योगिक स्तर के समय का जो वैश्विक तापमान है उसे 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखना है। 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखना है, क्योंकि धरती का तापमान जो है बढ़ता जा रहा है, वो हम सभी के जीवन के लिए घातक है। इसलिए यह निर्णय लिया गया था। और भी आपने सुना होगा, अमेरिका ने खुद को जो है WHO से भी पार कर दिया है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उससे भी अमेरिका ने खुद को हटा लिया है। इस प्रकार की न्यूज जो है वो भी आपके ध्यान में होनी चाहिए। अगला है हॉकी इंडिया लीग 2026। इसकी जो विजेता टीम है वो है कलिंगा लॉन्सर्स और उप विजेता है रांची लॉयंस। अगली महत्वपूर्ण जानकारी है PSLV C62 पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, भारत का एक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इसरो के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था और यह मिशन असफल रहा। चर्चा में इसलिए है कि इससे पहले PSLV C61 भी असफल रहा। यह भारत का लगातार दूसरा असफल मिशन था। 12 जनवरी 2026 की घटना है ये, और ये PSLV की 64वीं उड़ान थी। इस बार ये 16 उपग्रहों को लेकर चला था, लेकिन उड़ान के बाद अपने तीसरे स्तर पर जो है ये मंजिल से भटक गए। अगली महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान का पहला जामुन, सीताफल और आंवला फ्रूट प्रोसेसिंग एंड इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पलीचा में। पलीचा आपको पता होगा चेतक की समाधि के लिए भी प्रसिद्ध है। अगली महत्वपूर्ण बात है, ब्रिक्स 2026 की मेजबानी जो है वो भारत को। ब्रिक्स पहले ये 4 देशों के द्वारा 2001 में इस संगठन की शुरुआत हुई थी, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। बाद में 2008 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, तो नाम हो गया ब्रिक्स है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वर्तमान में इससे 6 देश और जुड़ चुके हैं, कुल 11 देश इसके सदस्य हैं। अब आपने न्यूज में ये तो पढ़ा होगा कि भारत मेजबानी करेगा, लेकिन उसके साथ जो जुड़े हुए दूसरे सारे तथ्य हैं वो खुद से सर्च करें और अपडेट करें। आजकल तो देखिए मोबाइल की सुविधा हो गई है, और आप उसमें न्यूज पढ़ी जैसे ही उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं सर्च करके पढ़ें और अपने रजिस्टर में रोजाना का रोजाना नोट कर लें। करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए सबसे बढ़िया यह है कि आप कोई 2 न्यूज़पेपर, एक का जयपुर एडिशन
और एक का दिल्ली एडिशन, उनको जो है आप जरूर पढ़ें। उनमें जो इस प्रकार के घटनाक्रम जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं उनको आप रोजाना अपने रजिस्टर में नोट करते रहे। ये सबसे बढ़िया है। एक महीने में जितनी भी घटनाएं होती है वो आपके खुद ब खुद नोट्स के रूप में तैयार होती जाएगी। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो या डीडी न्यूज का एक जो है समाचार बुलेटिन आप जरूर सुनिए। अगर समयबद्ध रूप से नहीं सुन पाते हैं तो एक मोबाइल पर ऐप है न्यूज ऑन एयर, न्यूज ऑन एयर, न्यूज सोनार नाम से। इस ऐप में ऑल इंडिया रेडियो के और डीडी न्यूज के सारे बुलेटिन सेव रहते हैं। आप जब भी फ्री हो तो आप सुबह का, शाम का, दोपहर का कोई भी बुलेटिन है सुन सकते हैं। तो इनको भी आप नियमित रूप से नोट करते रहें। देखिए, जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण शहर में रह रहे हैं या घर पर भी दूसरे सारे काम छोड़कर इसी काम के लिए बैठे हैं, तो आपका ध्यान इन्हीं चीजों पर होना चाहिए। आप अखबार में दूसरी चीजें ना देखें, सोशल मीडिया पर दूसरी चीजें ना देखें। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि रोड पर बैठा हुआ एक मोची इसी चीज का ध्यान रखता है कि किसके जूते कैसे हैं, वैसे ही आपका ध्यान भी अपने टारगेट पर होना चाहिए कि आज के अखबार में से मेरे काम की चीजें कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भी देश की विधानसभाएं हैं, उनके जो पीठासीन अधिकारी है विधानसभा अध्यक्ष, उनका सम्मेलन लखनऊ में हुआ और उद्घाटन किया था उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल के द्वारा। इस बार की थीम 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी की, देखिए मैंने सारी थीम आपके लिए नोट करके रखी है। इस बार की थीम थी मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र। विधायिकाएं यदि मजबूत है तो देश समृद्ध। अगला 53वां विश्व पुस्तक मेला, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा था? 53वां विश्व पुस्तक मेला। कब से कब तक? 10 से 18 जनवरी तक। कहाँ था? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। भारत मंडपम कहाँ आया हुआ है? दिल्ली के प्रगति मैदान में। और हर देश को एक बार गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में चुना जाता है। यहाँ इस बार पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जो देश था वो था कतर। ये भी आपको ध्यान। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, अभी तक जो वंदे भारत चली थी स्लीपर की सुविधा नहीं थी, बैठने वाली थी सारी। अब स्लीपर ट्रेन के रूप में पहली वंदे भारत चली है हावड़ा कोलकाता से गुवाहाटी असम तक। ये देश के दो महत्वपूर्ण शक्तिपीठों को जोड़ेगी, कामाख्या से लेके काली माता तक। असम में कामाख्या देवी का मंदिर है और हावड़ा कोलकाता में काली माता का मंदिर। दो शक्तिपीठों को जोड़ने का काम ये ट्रेन करेगी। अगला है ऑपरेशन स्वदेश। ईरान से भारतीय नागरिकों को लाने हेतु, अभी आपने न्यूज में देखा होगा ईरान में काफी राजनीतिक अस्थिरता और आंदोलन का दौर चल रहा था। ऐसे में वहां रहने वाले भारतीय जो कामकाजी लोग हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाने के लिए सरकार के द्वारा ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया। तीनों ऑपरेशन है ये। एक तो हमने देख लिया ऑपरेशन स्वदेश। अगला ऑपरेशन है सर्द हवा। ये सीमा सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया 22 से 27 जनवरी। राजस्थान की जो बॉर्डर लगती है पाकिस्तान के साथ, वहाँ सर्दियों में ये चलता है। जब तेज सर्दी पड़ती है तो ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है, जब तेज गर्मी होती है तो ऑपरेशन गर्म हवा चलाया जाता है, और कभी कभार जैसे अगस्त महीने में इस बार ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था। तो तेज सर्दी और तेज गर्मी के समय यह संभावना रहती है कि दुश्मन जो है सीमा को पार करने की कोशिश करेगा या कोई अवांछित गतिविधि करेगा, तो उन्हें रोकने के लिए हमारी सेना जो है वो अलर्ट रहती है। अगला है दोस्त अभ्यास। ये त्रिपक्षीय अभ्यास था भारत, श्रीलंका और मालदीव का। तीनों के जो तटरक्षक बल है कोस्ट गार्ड जो है उनके द्वारा। ये 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास था और कहाँ हुआ था? मालदीव के माले में। अगला है प्रधानमंत्री जन मन योजना में शामिल राजस्थान का एकमात्र जिला, वो है बारां। क्या है ये जन मन अभियान? विशेष रूप से पिछड़े जो जनजातीय समूह है उनके आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक सुदृढ़ीकरण के लिए प्रधानमंत्री जन मन अभियान, जनमन योजना चलाई गई है और इसमें राजस्थान का एक जिला शामिल है जिसका नाम है बारां। चलिए आगे बढ़ते हैं। और महत्वपूर्ण जो
राजस्थान में फेस्टिवल मेले हुए हैं उनके बारे में। राजस्थान डीजी फेस्ट 2026 सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था 4 से 6 जनवरी के बीच में। कहां पर? सीतापुरा, जयपुर में। क्या उद्देश्य था इसका? राज्य को स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करना, नवाचारों को बढ़ावा देना और युवाओं को निवेशकों से जोड़ना। नए स्टार्टअप्स लाना, निवेशकों को जोड़ना और नवाचारों के द्वारा युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देना। अगला है रामसर साइट के रूप में भारत में 2 नए स्थल जोड़े गए हैं। एक तो है उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये एटा जिले में, और दूसरा है गुजरात का छारी ढांड, कच्छ में आया हुआ है। अब भारत से कुल 98 जो है रामसर साइट चिन्हित हो चुके हैं। क्या है रामसर साइट? बड़े तालाब या बड़ी झील जहाँ वर्ष भर पानी की पर्याप्त मात्रा रहती है, वहां पर जो है पशु पक्षियों का खूब बसेरा होता है, उन्हें रामसर साइट के रूप में जाना जाता है। ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर सबसे पहले इस प्रकार का सम्मेलन हुआ था कि ऐसी आर्द्र भूमि को, आर्द्र भूमि जहां वर्ष भर पानी बना रहता है, उनका संरक्षण किया जाए। आपको जानकारी होनी चाहिए राजस्थान में इस प्रकार की 5 रामसर साइट है। कौन कौन सी है? केवलादेव, दूसरी सांबर झील, तीसरी सरिस्का, चौथी मैनार जो कि उदयपुर में है, और 5वीं किचन। किचन जो कुर्जा अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है, कुर्जा पक्षी के लिए, पहले जोधपुर में था, अब फलोदी जिले में। मैनार यह भी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और उदयपुर में स्थित है। सरिस्का अलवर में, सांबर झील और केवलादेव तो आप जानते ही हो। सबसे पहले जो है केवलादेव को 1981 में रामसर साइट के रूप में राजस्थान से चिन्हित किया गया। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में जनवरी में जो रैंकिंग जारी हुई है, भारत की रैंक जो है इस बार 80 रही है। पिछले बार ये 85 थी, यानी कि भारत के पासपोर्ट की मजबूती में 5 अंकों का सुधार हुआ है। होता क्या है कि किसी भी देश के पासपोर्ट को इस तरह से आंका जाता है कि वहां के लोग जो है बिना वीजा लिए कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं। तो भारत के लोग जो है बिना वीजा के अभी 55 देशों की यात्रा कर सकते हैं, और उस आधार पर जो है भारत की रैंकिंग जो है वो इस बार 80 आंकी गई है। सबसे टॉप रहा है सिंगापुर, और सबसे अंतिम जो रैंक है वो है अफगानिस्तान। आ गया मैनार वापस। मैनार ब्रेड फेस्टिवल 15 से 18 जनवरी 2026 को उदयपुर में आयोजित हुआ। आरोग्यम 2026 क्या है? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। दूसरी बात, तीसरी 15 से 18 जनवरी तक आयोजित। क्या उद्देश्य था इसका? आम जन को आयुष पद्धति, आयुष पद्धति में 5 तरह के इलाज, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इन 5 से मिला करके आयुष बना है। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इनके माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आरोग्य 2026 आयोजित किया। देखिए, अभी मैंने जो बात आपको कही कि समाचार पत्रों में समाचार देखने, उसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित होते हैं या जो सूजस के विज्ञापन प्रकाशित होते हैं, राजस्थान सरकार की खुद की एक वेबसाइट है सूजस की, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की, उसके जो विज्ञापन जारी होते हैं उनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। ये चीजें आपको वहीं से अखबार में मिल जाएगी। ये जो आरोग्यम 2026 है या ये जो राजस्थान डीजी फेस्ट 2026 है, ये चीजें आपको अखबारों से ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान युवा खेल महोत्सव 7 से 12 जनवरी तक कहां पर आयोजित हुआ? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। और ये भी ध्यान रखना है आयोजनकर्ता कौन है इसका? युवा मामले और खेल विभाग, राजस्थान सरकार। 32वां, पहली बात, ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर में। दूसरी बात, कब से कब तक हुआ? 9 से 11 जनवरी। मरु महोत्सव कहाँ हुआ? पोखरण जैसलमेर में, ये जैसलमेर में होता है। 29 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित हुआ।
कौन आयोजित करवाता है? पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार। पर्यटन विभाग साल भर में ऐसे महोत्सव आयोजित करवाता रहता है। मीरा महोत्सव मेड़ता में आयोजित होता है, रणकपुर महोत्सव रणकपुर में आयोजित होता है, शरद महोत्सव माउंट आबू में आयोजित होता है, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में आयोजित होता है, तीज महोत्सव जयपुर में आयोजित होता है। इस प्रकार के जो भी महोत्सव पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित होते हैं उनका आपको ध्यान रखना। अगला 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जिसे JLF के नाम से जाना जाता है, कब से कब तक आयोजित हुआ? 15 से 19 जनवरी 2026 को। कहां पर आयोजित हुआ? आमेर, जयपुर में। और इस बार का जो इसका मुख्य प्रायोजक था वो वेदांता ग्रुप, एक कंपनी है। और इसमें जो द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार है, काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये। पीयूष मिश्रा को दिया गया है 1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र इसमें प्रदान किया जाता है। पीयूष मिश्रा जो है संगीतकार भी है और लेखक भी है। चलिए, ये था अपने जनवरी महीने का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। आगे भी इसे जारी रखेंगे। अपेक्षा करते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया है, समाचार पत्र, रेडियो, न्यूज चैनल्स आदि के माध्यम से आप इस तरह की घटनाओं का खुद ब खुद जो है संग्रहण करेंगे। धन्यवाद।